हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम कॉलेज बाड़मेर पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में। जो पिछले वीडियो के अंदर अपने सब उसके सिलेबस के बारे में पढ़ा था, तो आज कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करें। तो दोस्तों, जैसे अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले अपन को उनके जो बेसिक नॉलेज है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में पहले बेसिक नॉलेज के अंदर बात करूं तो जैसे परमाणु है, अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु के अंदर जो उनके जो कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, कोष होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेसिक जानकारी के अंदर आईयूपीसी नाम वगैरह होते हैं, इसके नामकरण पद्धति वो उनके बेसिक रूप में आती है। तो आज अपन बात करेंगे वो है परमाणु के बारे में। वैसे परमाणु की परिभाषा है, उनकी खोज करता है, प्लस उनके अंदर कौन से जो मौलिक कण होते हैं वो तो वैसे आपको ध्यान ही होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। और ये भी आपको पता होगा, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो होता है परमाणु है उसके नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है वो उनके यानी जो नाभिक है उनके चारों ओर चक्र लगाता है। और ये भी आपको पता होगा, जैसे प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, तो उस पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये तो पता ही होगा, नॉर्मल जानकारी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे मुख्यतः अपने परमाणु के बारे में। जो काम में आएगा वो उनके जो कक्षा हैं यानी कोष हैं, और प्लस उपकोष हैं, और कक्षक वगैरह है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों, इन्हीं के माध्यम से अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह है वो निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही अपन संयोजकता है, संयोजी कोष है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके माध्यम से ही अपन किसी यौगिक को बनाएंगे, अणु बनाएंगे, उनका जोड़ेंगे। सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध वगैरह हैं, वो भी इसी के माध्यम से पढ़े जाएंगे। उससे पहले अपन को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आज अपन बात करेंगे परमाणु की जो कक्षा होती है, वो उस कक्षा के बारे में बात करेंगे। तो अपन को 4 बातें याद होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हो 11वीं 12वीं के अंदर, उसकी क्वांटम संख्या होती है, उसका नॉलेज अपन को होना चाहिए। और क्वांटम संख्या होती है दोस्तों, वो मुख्यतः परमाणु के लिए कितने 4 क्वांटम संख्या होती है, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो पहली क्वांटम संख्या के अंदर बात करें तो पहली अपने पास आती है, वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसे यानी मुख्य क्वांटम संख्या को अपन कह दें, उसको स्मॉल n के द्वारा निरूपित करते हैं दोस्तों। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये हमें किसका ज्ञान प्रदान करवाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या है वो उनका मान हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 है, 4 है, इस प्रकार ये अनंत तक चलती है। जैसे आपने देखा होगा, अपन बात करते हैं जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर यानी ये होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा पहला इसका ऑर्बिट है, उसको n बराबर 1 के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा होता है उसे n बराबर क्या कहते हैं 2 कहा जाता है। तीसरा होता है उसे n का मान होता है उसका वो कितना होता है 3 होता है। इसी प्रकार चौथे का n का मान होता है वो अपने पास कितना होता है, चौथे के लिए n का मान होता है वो 4 होता है। इस प्रकार ये मान चलते रहते हैं। और इन्हीं अपन को क्या कहते हैं, इन्हें कोष या कक्षा कहा जाता है। जैसे दोस्तों अपन देखें, जो पहला है अपन यहां बात करें, जो पहला नाभिक के बाहर का n का मान 1 होता है, n के मान 1 की बात करें तो 1 का मतलब होगा यहां पर, यानी ये क्या बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या है, ये किसका ज्ञान प्राप्त कराते हैं, ये मैं लिख लेता हूं। ये बताएगा अपने पास क्या, कक्षा, या इसे आप कह सकते हो कोष। कोष या कक्षा की जानकारी प्राप्त करवाएगा वो कौन कराएगा, मुख्य क्वांटम संख्या करवाती है। तो मुख्य क्वांटम कोष की जानकारी प्राप्त करवाती है। अब कोष मैंने बता दिया, परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जिस कहने का मतलब ये कह दें कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, कोष कहलाता है। कोष के अंदर क्या आएगा, उपकोष, फिर क्या आएगा, कक्षक आएगा। तो यहां पर अपन कह दें अगर n का मान 1 है तो कक्षा कौन सा होगा, कि 2 के लिए m n
इस प्रकार चलता रहेगा। अपने यहाँ जितने अभी तक जो परमाणु की खोज हुई है उसके अधिकतम जो कक्षा है वो n तक ही सीमित है, आगे भी बढ़ती है लेकिन अपने इतने ही काम आएगी। अब देखो दोस्तों, ये तो आपको पता हो गया कि क्या होता है। जैसे मान लो मैंने अभी बताया था कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर होता है ये, जैसे इसको मैं मान सकता हूँ क्या है कि दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या है कक्षा L हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा M हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा N। इस प्रकार ये चलते रहते और इसे निरूपित N के द्वारा करते। अब दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी होती है उसकी जानकारी प्राप्त करें। दूसरी होती है वो होती है द्विगासी क्वांटम संख्या। ये क्या होती है, ये इसको निरूपित करते हैं वो L से निरूपित करते हैं दोस्तों। L से निरूपित किया जाता है। ये L है, ये अपने दो बातें बताएगा। दो कौन कौन सी बातें बताता मैं लिखता हूं। एक तो बताएगा जो L का मान होता है वो मान कैसे निकालते हैं। L का मान, दो बातें याद रखनी। L का मान निकालने के लिए अपने क्या करना है, सूत्र होता है अपने पास n-1। ये L का मान अपन को बता देगा, यानी L का मान किस प्रकार बढ़ता है। और दूसरी बात, ये मुख्यतः किसकी ज्ञान प्राप्त करवाता है। ये तो मैंने कह दिया कक्षा कोष, या अपन कह सकते हैं कि परमाणु होता है उसका आकार, या अपन कह सकते हैं आकृति का ज्ञान प्राप्त करवाता है। और जैसे जैसे इसके कक्षा की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। जैसे मान लो इसका ऊर्जा स्तर एक नंबर 1 है 1, कक्षा का ऊर्जा स्तर वो किससे अधिक होगा, दूसरी कक्षा से। फिर यानी जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ता रहेगा। तो ये किसका ज्ञान प्राप्त करवाता है, यानी अपन को क्या प्रदान करता है, उपकोष प्रदान करवाता है, उपकोष की जानकारी प्राप्त करवाता है। जैसे L का मान अगर 0 हो, सॉरी L का मान 0 हो, L का मान 1 हो, L का मान 2 हो, L का मान 3। तो यदि L का मान 1 है, 0 है, तो उसे अपन कहेंगे H उपकोष। क्या कहा जाता है, S उपकोष कहा जाता है। यदि L का मान अपने पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उससे कहा जाता है P उपकोष। यदि L का मान अपने पास 2 आ जाता है उसे कहा जाता है D उपकोष। यदि L का मान अपने पास कितना आ जाता है 3, तो उसे कहा जाता है F उपकोष। इस प्रकार बढ़ता रहता है, आगे भी बढ़ता है। L का मान 4 हो जाता है, G उपकोष वगैरह आते हैं, लेकिन अपने काम आएगा वो S, P, D और F तक ही उपकोष काम में आएंगे। तो ये दो संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या की बात करें दोस्तों, तीसरी होती है अपने पास वो होती रहती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको अपन दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं ml के द्वारा दर्शाते हैं। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो है अपने पास ये अभिलाक्षणिक गुण के कहने की मतलब बात करें अपने कक्षक को दर्शाती है। ये क्या दर्शाएगी, जो कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाने की अपने पास लगभग 90% संभावना रहती है, वो किसके अंदर रहती है, कक्षक के अंदर ही रहती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाने का काम करते। तो ये किसका यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये हमें किसे कक्षक की जानकारी प्राप्त करवाता है। वो कैसे, अब जैसे यहां अपन बात करते हैं, जैसे यहां सिंपल सी बात करें, यहां पर बात करें, जैसे मान लो मैं करता हूं कि n है मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान यदि 1 है, तो अपने पास L का मान होगा वो कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा वो कितना, यहां से निकाल सकते हो 1 है, या मान रखो 1 -1 0, L का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L का मान 0 है तो उसके अंदर कौन सा उपकोष आएगा, H उपकोष आ जाएगा। ये अपने पास रह गया कौन सा, S उपकोष। अब देखो S उपकोष अपने पास आ गया। अब दूसरी बात है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका मान हमेशा क्या रहता है, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। यानी कहने का मतलब माइनस से ये कहां चलेगा, प्लस की ओर चलेगा, माइनस से प्लस की ओर चलने का काम करता है। अब देखो ये किसके बराबर होगा, यानी L के बराबर माइनस से प्लस की ओर चलेगा। अब यहां पर
ml है, इसका l का मान ज्ञात करना है। l का मान अपने पास है, तो पहला n का मान अगर 1 हो तो l का मान 0 हो जाएगा। अब ये 0 को अपने ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलना है, तो यहाँ पर ml का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 को अपन क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, इसका कोई ऋणात्मक और धनात्मक होता नहीं है। अब दूसरी अपन बात करें, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ मान नहीं आया, यानी कक्षक है वो कितने हैं या कक्षक की संख्या कितनी होगी वो दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कक्षक है इसको अपन डिब्बे के द्वारा दर्शाते हैं, ये होता है कक्षक। तो यहाँ पर कितने कक्षक होंगे, एक ही कक्षक होगा 0 के लिए। अब यदि n का मान अपने पास कितना दोस्तों 2 है, तो l का मान कितना हो जाएगा, l का मान होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, l का मान यह है, n का मान 1 होगा तो l का मान कितना हो जाएगा, n का मान 2, l का मान 1 हो जाएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस, यानी या पहले या अपन बात कर लें कि l का मान 1 है तो उपकोष कौन से होंगे, l का मान 1, उपकोष कौन से हैं, p है। तो P अगर उपकोष आ रहा है तो S आने के बाद ही P आएगा, तो यहां आप कह सकते हो H और P हो जाएगा इसके अंदर 1 के लिए। अब देखो, अब वापिस ML के अंदर क्या लिखना है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलना है। संख्या रेखा पर 1 को दर्शाएंगे, तो अपन 1 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, ये 0 है, ये 1 2 3 है, ये 1 माइनस, ये इस प्रकार चलता है। तो अपन इसको दर्शाएंगे, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, चलो -1 0 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो पहले क्या दर्शाएंगे, -1 फिर 0 फिर 1, इस प्रकार चलेंगे। तो यहाँ कक्षक कितने हुए, टोटल करो दोस्तों, 1 हो गया, 2 और 3, तो यहाँ डिब्बे हो जाएंगे वो अपने पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगला मान लेता हूं, जैसे n बराबर होता है अपने पास कितना, 3 हो जाए दोस्तों, n बराबर 3 होता है, तो l का मान होगा वो क्या हो जाएगा, l का मान निकालना है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। जैसे मैं लिखूं l निकालना है तो क्या होता है, n माइनस 1 होगा, सूत्र है अपने पास, n का मान कितना है 3, 3 माइनस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ml के लिए अपन को क्या करना है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलना है, तो यहाँ ऋणात्मक कितना हो जाएगा, -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2, टोटल कितने कक्षक हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर डिब्बों की संख्या होगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएंगे। कक्षक कितने होंगे, 5। और इसके अंदर उपकोष कौन से आएंगे, 2 तक कौन से आ रहे हैं, डी वाला आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा H P और D उपकोष हो जाएगा। अगला अपने पास है वो कौन सा है, यदि n बराबर कितना हो, 4 हो, तो l का मान कितना होगा, n 4 में से 1 गया 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, l का मान होगा अपने पास 3 हो जाएगा। अगर 3 है l का मान, कितने उपकोष तक है, f तक है, तो यहां हो जाएगा उपकोष H P D और F। अब 3 है, इसको l का मान लिखना है, ml का मान लिखना है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितने, -3 -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, टोटल कितने कक्षक बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कक्षक बने अपने पास वो कितने बन गए, 7, 1 2 3 4 5 और ये 7 कक्षक बन गए। अब देखो दोस्तों, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, जो K कक्षा है उसके अंदर कितने उपकोष हैं, K कक्षा H, कितने कक्षक हैं, 1, कक्षक कितने होंगे, 1। दूसरा आपसे पूछा जाए कि L कक्षा के अंदर कितने कक्षक होते हैं, तो आप सीधा से बताओगे 1 2 और 3 कक्षक होते हैं। अब कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो अपन आगे समझेंगे, पहले यहां तक समझो। आपसे पूछा जाए M कक्षा है उसके अंदर कितने कक्षक है, तो M ये रहा, उपकोष कितने हैं, 1 2 3, कक्षा कितनी हो जाएगी, अब देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी कक्षक होंगे, 5। 4 नंबर पे कौन है, N। आपसे पूछा जाए N कक्षा या N कोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, तो आप
यहां से टोटल करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने होते हैं यहाँ 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 7 कक्षक हो जाएंगे। इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है कि कक्षा क्या होता है। दूसरा, इससे अपन किसका ज्ञान प्राप्त कराता है, ये उपकोष का। उपकोष क्या होते हैं, फिर इसका ये किसका नॉलेज कराता है, कक्षक का। तो कक्षक क्या होता है ये आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इस प्रकार से रहते हैं। कक्षक होता है उसको डिबो के द्वारा दर्शाते हैं। और कक्षक की जानकारी कौन सी क्वांटम संख्या प्राप्त करती है, सुमुखीय क्वांटम संख्या के माध्यम से। उपकोष की जानकारी द्विगजीय क्वांटम संख्या के माध्यम से होती है। और कक्षा या कोष की जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या से होती है। उसके बाद एक इसकी क्वांटम संख्या और आती है, वो अपने पास क्वांटम संख्या कौन सी होती है अपन यहां प्राप्त कर लेते हैं। एक अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या, ये तो पहली होगी। एक अपने पास 4 नंबर पे आती है, वो आती है संकरण क्वांटम संख्या यानी एमएस। ये क्या होती है, इधर देखो दोस्तों। अब जैसे मान लो कक्षा होती है, कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपने पता कर लिया कि जो परमाणु के बाह्यतम कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षाएं होती हैं। तो उस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी एक दिशा के अंदर चक्कर नहीं लगाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाएगा तो दूसरा इसके विपरीत चक्कर लगाता रहेगा। इस प्रकार से चक्कर लगाते रहेंगे विपरीत। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिस समय इलेक्ट्रॉन दोनों एक बहुत कम समय के लिए एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। तो इस प्रकार से संकरण यानी हाफ, यानी कहने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाता रहेगा इस प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो आधे चक्कर में तो क्या होगी, धनात्मक होगी, और आधे चक्कर के अंदर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये दर्शाने का काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है, संकरण क्वांटम संख्या होती है वो दर्शा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ उपस्थित रहते हैं, कक्षा के अंदर उपस्थित रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कक्षा है, यहां कक्षा, इस कक्षा के अंदर अब देखो, सॉरी कक्षक के अंदर अपन बात करें तो कक्ष के अंदर अधिकतम, एक कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है। यानी मैं बताता हूं, अपन बाद में निकालेंगे लेकिन पहले बता देता हूं। जो एक कक्षक है उस कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैं पूछूं आपसे, यानी ये कक्ष है अपने पास कौन सा, पी जो कक्षक है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक डिब्बा होता है उसके अंदर 2 आते, तो पी में कितना है टोटल, 1 2 3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। इसी प्रकार इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, युग्म के रूप में उपस्थित रहता है। अब युग्म के अंदर रहता है, यानी ये युग्म बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो एक कक्षक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब देखो संकरण क्वांटम संख्या ये दर्शाती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विपरीत दिशा में गति करते हैं, और विपरीत दिशा में करते हैं तो उनकी जैसे वो एक समय के लिए नजदीक आते हैं उस समय उनकी गतियां होती है वो विपरीत रहती है। यानी आधे चक्कर के लिए धनात्मक रहती है तो आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक रहती है। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या बताएगा, यानी चक्र होगा वो कौन सा होगा, धनात्मक होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति होगी वो क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक का ये किस प्रकार से यानी कार्य करता है, इसको अलग अलग दिशा यानी सॉरी इसका मान आता है, वो इस पर परमाणु पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है वो अपन आगे इसके उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो उसके बाद क्या होता है, अपन जो ये आपने कक्षक पढ़े, कक्षा पढ़ी है, कोष पढ़े, उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वो इस प्रकार से पढ़ देंगे। जैसे अपन बात करें आगे इनकी संख्या है उस संख्या के बारे में पता करेंगे। कक्षक वगैरह होता है उसकी संख्या होती है, यानी सॉरी अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां तक अपन जानकारी प्राप्त की है वो हो गई कि अपने पास, मैं यहां लिख लेता हूं, एक तो अपने पास जानकारी प्राप्त की अपने पास वो क्या की, कक्षा या अपन कहते हैं कोष, वो अपन ने प्राप्त कर ली कि मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से 1 2 3 4 इस प्रकार चलती है। और इसके अंदर कक्षाएं होती है वो क्या होती है, K
L, M और N होती है। अब देखो जो कक्षा होती है मैं यहां दर्शा देता हूं, जैसे ये नाभिक है। अब नाभिक के अंदर अपन बात करें, नाभिक के अंदर नाभिक के बाहर यानी ये होता है, यहां पर क्या होते हैं, कोष उपस्थित रहते हैं। यानी यहां हो जाएगा के, एल, फिर उसके बाद एम आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, यानी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, दूसरी कक्षा एल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, एम के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, एन के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते, उनकी जानकारी। उनके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। अब जैसे मैं k के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, n का मान, यानी मैं यहां से निकाल लूं इस प्रकार से, जैसे या 2n, n का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 2, यानी कोष्ठ के बाद कुछ चिन्ह नहीं है, क्या होगा गुणा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी अपन के, आपसे पूछा जाए के जो कक्षा है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, तो 2 होगी। अब दूसरा कौन सा है, एल के अंदर 2n का स्क्वायर करेंगे तो कर लो 2 इंटू n का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी कितने हो जाएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो एल के अंदर कितने भरे जाएंगे दोस्तों 8। यानी ये के है, के के अंदर इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2, उससे अधिक अपन भर नहीं सकते। एल के अंदर अधिकतम 8, 1 2 3, सॉरी एल के अंदर अपन को, यानी एल के अंदर 1 2 3 4। अब जैसे मैंने एक एक लिखा, कारण क्या है, इसका भरने का भी क्रम होता है, आगे अपन समझेंगे। तो यहाँ जोड़ों के अंदर रहता है, पहले 4 इसके पास क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसमें 4 बॉक्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अपने पास कार्बन है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉक्स रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ये पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बच जाते हैं तो दूसरा, वो कैसे भरे जाते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। 8 से अधिक आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक आएगा तो वो किस में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कौन से, अगला ऑर्बिट के अंदर, कौन से में, एम के अंदर चला जाएगा। यदि एम के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं वही आप फॉर्मूला लगाओ, 2n का मान कितना है 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, बराबर कितना हो जाएगा 18। एम के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने, 18 आ सकते हैं। फिर है एन के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, एन का मान 4 हो जाएगा, फिर निकालो 2, 4 का स्क्वायर 16, फिर बराबर कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपसे पूछा जाए एन के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं दोस्तों, तो कितने हो सकते हैं 32। फिर अपने पढ़ा जो कोष कक्षा है उसके अंदर क्या आते हैं अपने पास, उपकोष आते हैं, दूसरी क्वांटम संख्या बता रही थी उपकोष। अब उपकोष कौन कितने हैं वो तो मैंने बता दिया, H P D F G वगैरह आते हैं, लेकिन अपने काम आएंगे वो कितने आएंगे, 4 उपकोष ही काम आते हैं, क्योंकि जब अभी तक जितने भी परमाणु की खोज हुई है वो उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो कितने तक आ जाता है अपने पास, यानी F तक उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो जाता है। अभी तक G की जरूरत पड़ी नहीं है, आगे भविष्य में कोई परमाणु की खोज होगी और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F से बाहर जाएगा तो अपने G का भी उपयोग करेंगे। इस प्रकार से उपकोष होते हैं, जैसे K के अंदर एक ही उपकोष होता है, मैंने आपको बता दिया, H पहले भी बताया था। L के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये। अब देखो जो उपकोष है उसके अंदर भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैं बता देता हूं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन H के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, P के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, F के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। जैसे ये इस प्रकार से रहता है। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 2 आ जाएगा इसमें, ये H, फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 8 में से 2 ये ग्रहण कर लेगा, 6 बचे तो कौन सा आ जाएगा
पी आ जाएगा। अब तीसरे के अंदर कौन कौन से उपकोष आएंगे, एम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 18, पहले बिठा दिया ये एच, 2 इसने ग्रहण कर लिए, 16 बच्चे, फिर पी को बिठाया तो कितने 6 ग्रहण किए, टोटल 8 हो गए, 10 और बच्चे हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा डी। आपसे पूछा जाए एम के अंदर कितने उपकोष आते हैं, 3, कौन कौन से, एस, पी और डी आएंगे। फिर उसी बार एन के अंदर कौन से आएंगे, 32 हैं, 2 ग्रहण कर लिए 30 बच्चे, 6 और पी ने ग्रहण कर लिए कितने बच्चे 24, 10 डी ने ग्रहण कर लिए पीछे 14 और भी बच गए, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एफ के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कक्षा के अंदर कौन से उपकोष रहते हैं, ये प्रकार की जानकारी प्राप्त कर ली। इस प्रकार से होता है। और कक्षक क्या होता है वो तो आपको पता ही है, इस प्रकार से रहता है, ये है कक्षक। एक कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितने हैं, यानी ये डिब्बा है उसके अंदर 2 भर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अपने बात करें, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ एस है, एस के अंदर अधिकतम कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिब्बों की संख्या 1 आ जाएगी। इसी प्रकार पी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं दोस्तों 6, तो यहाँ पर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आए, टोटल डिब्बों की संख्या हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार डी है, डी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं दोस्तों 10, तो यहाँ डिब्बे कितने हो जाएंगे, एक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार एफ के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, एक डिब्बे में 2 आएंगे तो कितने डिब्बे बनेंगे 7, तो ये एफ के लिए हो जाएंगे 4 7, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 डिब्बे आ गए। अभी डिब्बों का काम क्या होता है ये दोस्तों ध्यान रखना, बीएससी के अंदर इस डिब्बों से संबंधित एक पूरा पाठ है, संकरण है, अतिवेपन के अंदर ये काम आएगा और इससे संबंधित एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, ठीक है ना, तो वो अपन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, किस प्रकार भरे जाते हैं वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने ये देखा होगा HPDF ये क्या काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए काम आते हैं, KML क्या काम आते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने के लिए काम आते हैं। और जब अपने पास ये कक्षक को उपकोष वगैरह याद होगा तो ही अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही अपन क्या करेंगे, यानी अपने पास संयोजी कोष होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजकता होती है, उनके बारे में जानकारी ये अगर अपन को पता है तो ही निकाल सकते हैं। बाकी संयोजकता कुछ लोग होते हैं संयोजकता रट के रखते हैं, रटी हुई अपने काम नहीं आएगी। अपने कक्षक वगैरह इनकी जानकारी है तो आराम से अपन क्या है संयोजी कोष का पता कर सकते हैं। संयोजी कोष का पता हो जाएगा तो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता हो जाता है तो अपने संयोजकता भी निकाल लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अपन पढ़ा था कि जैसे उपकोष वगैरह ये क्या काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास में मैं लिखता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक तो दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए, बीएससी में है तो कम से कम पूरी आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मुझे बताना, मैं पूरी आवर्त सारणी की वीडियो डाल दूंगा, 4-5 वीडियो बनेंगे, तो ये तो याद ही है आपको। जैसे इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक होता है अपने पास ऑक्सीजन का कितना होता है 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखते हैं, 2 प्रकार से लिखा जाता है, 2 और 6 इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखते थे अपने कक्षा के आधार पर, अपने ये नहीं, इसको ये कक्षा कौन सी है KL तक लिखा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इसमें उपकोष लगा दें तो हो जाएगा। K के अंदर कितने उपकोष आते हैं, H1 आता है, तो 1H2, 1 का मतलब है पहला ऑर्बिट, 2 का मतलब L हो जाएगा। इसका नंबरिंग एक ही होता है, इसका क्या होता है 2 होता है, MN इसकी 3 होती है, इसकी 4 अभी पढ़ा था, तो ये हो जाएगा। और 2 के अंदर कौन कौन से उपकोष आते हैं, HP आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा H2 और 2P। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं, 2 2 4 और पीछे कितने बचे 4, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर बड़ी संख्या होती है तो 1H 2H 2P 3S 3P 3D कैसे आया, ये कौन सा है, ये 3 का मतलब क्या है M के अंदर उपकोष कौन से PHPD भी आता है। आगे आएगा कौन सा आ जाएगा 4 वाला आ जाएगा, 4S 4
P इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो ये किस प्रकार बढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा जाता है, उसका अध्ययन अपन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार इनको क्लियर करते हैं, फिर अपन जैसे ही आगे टॉपिक वाइज बढ़ेंगे तो अपन को पढ़ने में अति सावधानी होगी। अब कुछ लोगों के ये अगर ये कक्षक वगैरह इनकी जानकारी प्राप्त थी तो वो सोचेंगे कि ये तो पहले हमने पढ़ लिया है 11वीं 12वीं में, अब पढ़ने की ज़रूरत कहाँ थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरत ये होती है कि जैसे 11वीं 12वीं के अंदर लोग साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन ये साइंस के आगे की जो बीएससी वगैरह के अंदर क्या होता है वो पता नहीं होता है। तो 12वीं तक तो वैसे ही निकल जाते हैं, तो आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी ने याद नहीं किया है तो अब कर लें, क्योंकि आगे अगर इस प्रकार की बेसिक केमिस्ट्री आपके पास नहीं है तो आप आगे जो बीएससी की किताबें हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरी दोस्तों मैं बता देता हूँ, बीएससी के अंदर जैसे अधिकतर लोगों की समस्या रहती हैं वो बीएससी के अंदर केमिस्ट्री की ही रहती हैं। मैं बात करता हूँ बायोलॉजी से जो विद्यार्थी आया है उसके लिए इसमें हार्ड रहती है वो केमिस्ट्री रहती है, और अगर आप बेसिक केमिस्ट्री क्लियर करके आगे चलते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।